गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रकमन सर, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज है 3 जून। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। सर्च इंजन नॉट एन इंटरमीडियरी, गूगल टेल्स एचसी। तो आपको पता ही होगा, गूगल ने जो नए आईटी रूल्स थे, मैंने आपको बताया था 26 मई तक कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जैसे गूगल ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कंप्लायंस करना था। तो वो गूगल ने टाइम बाउंड मैनर में और परफेक्टली कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने एक नया अब रेगुलेशन लगाया उसके ऊपर। उसने बोला है कि अ सिंगल बेंच इन अप्रैल हैड आस्क्ड गूगल टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फ्रॉम इट्स सर्च रिजल्ट्स ग्लोबली। तो ग्लोबली कुछ जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि अब मतलब वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इन्होंने उसको टर्म दिया है, तो वो जो है अपनी साइट से मतलब गूगल से वो रिमूव करे। तो ये एक उन्होंने उसके ऊपर रेगुलेशन लगाया। तो गूगल ने उसके ऊपर कहा है कि इट हैज़ नो इशूज़ इन कंप्लाइंग विद कोर्ट्स डायरेक्शन, कि उसे कोई भी कोर्ट की डायरेक्शन से कंप्लाई करने में इशू नहीं है। बट उसके जो अभी नए आईटी रूल्स हैं उनको थोड़ा मिस अपील किया जा रहा है, मतलब कि मिस उसे अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर। तो इसमें क्या है कि गूगल ने ये कहा है कि वो एक इंटरमीडियरी नहीं है, वो मतलब एक सर्च इंजन है। जैसे कि एक सर्च इंजन और इंटरमीडियरी का यहाँ पे क्या मीनिंग है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कि एक सर्च इंजन के उसमें उसे देखा जाए तो उसका मतलब होता है कि एक जैसे पर्सन है या मैं और आप हैं, वो गूगल पर जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं, और वहाँ पे कुछ भी गूगल का नहीं है, वो किसी और साइट से या किसी और पर्सन से लेके आपको कुछ डेटा, कुछ इमेजेस या कुछ मतलब जो भी कंटेंट है वो शो कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इंटरमीडियरी बोलें तो अगर मैं एक पर्सन है सेम, वो कुछ सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो जो कंपनी है, दूसरी कंपनी जो कंटेंट प्रोवाइड पहले भी कर रही थी, उसने गवर्नमेंट गूगल को राइट्स दे दिए हैं कि वो प्रेजेंट कर सकती है, और गूगल अपने फॉर्मेट में अपने यूज से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो एक डिफरेंस होता है यहाँ पे बेसिकली सर्च इंजन और इंटरमीडियरी में। तो गूगल कह रहा है कि वो सर्च इंजन है, वो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो अपना डेटा प्रेजेंट कर सके, वो उसका खुद का डेटा कुछ भी नहीं है, और जो उसे एज अ इंटरमीडियरी ना देखा जाए, एज अ सर्च इंजन देखा जाए। तो अभी इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स कहा है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी किसी भी अगर आपको ओपिनियन पे फॉर्म करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लीगल एक्सपर्ट जो कह रहे हैं और कॉमन पर्सन जो कह रहे हैं डिवाइड बाय 2। तो उसमें क्या होता है, मतलब ये बेसिकली ये तो थोड़ा फनी वे में हो गया, बट अगर आप थोड़ा इसका एवरेज लेके चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहता है, क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं वो उनकी थोड़ी जो परसेप्शन है वो अलग होता है हर चीज़ों को लेकर, और जो कॉमन पर्सन है उसका परसेप्शन थोड़ा अलग होता है। तो नेक्स्ट इसको लीगल एक्सपर्ट्स वाली जो डायलॉग है इसको डिस्कस कर लेते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स से गूगल स्टांस बियर्स मेरिट एज इट सर्च इंजन डजंट मैंडेट यूजर्स टू रजिस्टर ऑन प्लेटफॉर्म टू सर्च फॉर इन्फो। तो इसमें ये ऐसे कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि गूगल को एक सर्च इंजन की तरह देखा जाए, सेम उनका ओपिनियन है। और एक सर्च इंजन पे जो यूजर्स हैं उनको ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो अपना डेटा ऑथेंटिक डालें, और मतलब कि जो उनका डेटा है वो क्रॉस चेक किया हो गया हो। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी ये नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन पे ज़्यादा आपकी मतलब ऐसे जो ट्रांजेक्शन हैं वो अकर नहीं कर सकते जिसमें आपका डेटा वैलिडेटेड और मैंडेटेड ज़रूरी हो। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एंड ऑटो प्लांट्स क्रैंक अप आउटपुट। तो आपको पता ही होगा यार कि काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं उनमें लॉकडाउन और जो ऐसे लॉकडाउन की सिमिलर अरेंजमेंट्स की गई थी वो ईज अप हो रही हैं, वो मतलब अब खुल रहे हैं लॉकडाउन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल और ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं, कल भी उनका आया था एक आर्टिकल कि कंज्यूमर गुड्स की जो है डिमांड फॉल हो गई है। तो अब ये वापस से जो अपनी आउटपुट है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक्सपेक्टेड डिमांड की राइज, मतलब ये डिमांड में राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ऐसे डायलॉग बॉक्स होते हैं किसी भी आर्टिकल में जो ऐसे प्रेजेंट किए होते हैं एक पिक्चर के फॉर्मेट में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी स्टोरी पर आते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग अप अराउंड 18 to 55% मार्केट्स और स्टे शट टिल मे। तो ये मई तक की कंडीशन के लिए उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दिया कि 85 to 90% मार्केट्स कंप्लीटली शट थे। कंपनी एक्सपेक्ट पेंट अप डिमांड फ्रॉम दिस मंथ, कि अब पेंट अप डिमांड मतलब रेज कर सकती है वापस से डिमांड इस मंथ से। ऑटो कंपनीज टू रैंप अप प्रोडक्शन कैपेसिटीज फ्रॉम 25 to 30% टू ओवर 50 to 60%। तो अभी तक ऑटो कंपनीज 25 to 30% की जो प्रोडक्शन कर रहे थे, और अब वो उसे थोड़ा इंक्रीज करके 50 to 60% ले जाएंगे, क्योंकि वही एक्सपेक्टेड डिमांड उनकी इंक्रीज है। कंपनीज एक्सपेक्ट रिलैक्सेशन इन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन सून विच विल बूस्ट प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन अभी थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट किया हुआ है उन्होंने गवर्नमेंट ने, कि जो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन है वो भी किसी तरह से सप्लाई हो जाए फॉर कोविड पेशेंट्स। तो जब अगर वो अलाउ कर देंगे, वापस से रिलैक्स कर देंगे फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेज, तो ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगी इनकी प्रोडक्शन में। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी का बेसिकली मीनिंग होता है कि रूल्स के बिना, कि मतलब अभी इसमें सीख किया हुआ है दो तीन बातें हैं कि सीख जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन की ड्राइव है वो आर्बिट्रेरी और इरेशनल है, कि मतलब कोई रूल्स के ड्रिवन नहीं है, और इरेशनल मतलब कोई उसमें जो कॉन्सेप्ट है मतलब या बेसिकली एक लॉजिक फॉलो नहीं कर रही है पूरी वैक्सीनेशन की ड्राइव। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात है, कि 35,000 करोड़ का यहाँ पे बजट में एलोकेशन था कि फाइटिंग द पैंडेमिक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बजटरी एलोकेशन फॉर फाइटिंग द पैंडेमिक। तो सुप्रीम कोर्ट ये मांगना चाहती है कि जो इस पूरा बजट है, ये जो पूरा अमाउंट है, इसका हुआ क्या अब तक। तो ये जो है पूरी न्यूज़ है, और अगर आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइजर लाइकली टू गेट इंडेमनिटी इन इंडिया। तो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ ज़्यादा है ये। तो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक फाइजर कंपनी है जैसे कि हैवी, या फिर हम एक कंपनी एक्स अज्यूम कर लेते हैं। एक कंपनी एक्स है,
यहाँ पे क्लियर करके एक्स है कंपनी, वो इंडिया में जो है प्रोडक्शन करना चाह रही है और इंडिया की गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है इंडेमनिटी देके। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज वो 100 यूनिट्स बना रही है और उसके 100 यूनिट्स की कॉस्ट 10,000 पड़ रही है, 100 रुपी पर यूनिट, 100 यूनिट्स हैं और 100 ही जो है आपके यूनिट्स हैं। तो क्या होगा कि 10,000 है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड करेगी। गवर्नमेंट इंडिया को पेमेंट तो करनी है, पर अगर मान लो लेट्स सपोज कि एक्स लिमिटेड कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी एज अ पब्लिक कंपनी जो है हमारे इंडिया के अंदर आई और उसने जो है 50 या 60, कितना भी हो सकता है नंबर, 50 या 60 के बीच में, या लेट्स सपोज 55 अज्यूम कर लेते हैं एक डिजिट के लिए, तो 55 जो है अपनी यूनिट सेल कर दिए। तो अगर गवर्नमेंट ने उसे इंडेमनिटी प्रोवाइड कर रखी है तो आगे जो 45 यूनिट्स बचे हैं तो उनको सेल कराने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंडेमनिटी का। तो गवर्नमेंट जो फाइजर कंपनी और मॉडर्ना कंपनी, यहाँ पे फाइजर लिखा है हेडलाइन में, बट अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे द सेम सपोर्ट विल बी ग्रांटेड टू मॉडर्ना एज वेल। तो मॉडर्ना को भी और जो अदर वैक्सीन मेकर्स हैं जिन अभी हुआ अगर अभी आना चाहते हैं इंडिया में तो उनको भी, तो सबको ये जो है इंडेमनिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे लाइकली है, तो अब अज्यूम कर सकते हैं कि करेंगे। अगर और कुछ इसमें न्यूज़ आती है तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ पे पूरा डेटा है ये कोविड केसेस और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड का, और ये छोटा सा आर्ट ट्रियम्स का, ये आर्ट से रिलेटेड है, क्रिप्टो इंडस्ट्री टू स्टैंडर्डाइज इट्स रेगुलेशन। तो ये सबसे पहले काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट अवेन्यू होता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, जहाँ पे बेसिकली अवेन्यू का मतलब होता है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नया इन्वेस्टमेंट अवेन्यू है, तो अगर वो उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अप एंड डाउन जाते रहते हैं, और दूसरी बात उसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है या कोई मतलब नोटेटेड रेगुलेशन है कि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रेगुलेशन नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट नहीं होता है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट नहीं होता है अगर उसके रिटर्न्स अच्छे हैं तब भी, क्योंकि बेसिकली पब्लिक में कॉमन मैन ज़्यादा होते हैं और जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं वो कम होते हैं। तो क्या होता है कि एक पूरी इकोनॉमी में अगर ऐसे किसी नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को जो है इंक्रीज स्टेबलाइज करना है या फिर रन करना है, तो उसे इन दोनों में से कम एक काम, या अच्छा होगा कि दोनों ही काम करने पड़ेंगे, कि या तो प्राइसेस एक रेंज के अंदर स्टेबलाइज हो जाए और रेगुलेशन उसके अंदर इंपोज हो जाए। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को हमारी गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अब जो इसको स्टैंडर्डाइज करने पड़ेंगे अपने रेगुलेशन या रेगुलेट कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे दो बॉडीज़ के नाम हम समझ लेते हैं, IAMAI, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे दूसरी बनी है, इसी के अंडर एक बॉडी बनी है BACC। इन दोनों के पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। IAMAI का मतलब है यहाँ पे है ही सेम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थोड़े दिनों पहले भी न्यूज़ में थी तब मैंने डिस्कस किया था। और BACC का मतलब है ये जो मैंने नीचे लिखा है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी आपके जो काउंसिल, ये आपका पूरा BACC का और IAMAI का। तो IAMAI हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक अभी बॉडी सेटअप हुई है BACC, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी काउंसिल। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है रेगुलेशंस इम्पोज करेगी। पहले तो ये जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉर्म करेगी और स्टैंडर्डाइज मैनर में, जैसे कि पूरी गवर्नमेंट में हमारे फॉर्म हुई है उसी मैनर में फॉर्म होगा, फिर उसके ऊपर ये इम्पोज करेगी और फिर रेगुलेट करेंगे बार बार कि जो रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये बेसिक पूरा जो है बॉडी का कॉन्सेप्ट है BACC का। तो हम ये डायरेक्ट डिलीवरी में बिकम अ परमानेंट आइटम ऑन द मेन्यू, ये डिस्कस कर लेते हैं पूरी न्यूज़। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, तो उनको क्या होता है कि एक तो उनका होता है टेक अवे का मतलब होता है कि आप खुद पैक कराओ और खुद ले जाओ। दूसरी बात होती है कि आप वहीं पे जैसे टेबल जैसे बोलते हैं कि वहीं पे जो मतलब ईट वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वहीं पे खा ले। और दूसरी बात होती है कि जो आपकी डिलीवरी होती है कि आपने जैसे किसी को आउटसोर्स कर दिया या फिर खुद, जैसे यहाँ पे भी दो हो सकते हैं, मैं आपको दोनों डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डिलीवरी बता देता हूँ कि डिलीवरी मतलब आपने घर से ही ऑर्डर कर दिया और आपके घर पे ही जो है डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी में दो हो सकते हैं कि या तो वो खुद करें सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ जैसा कुछ लिख लेते हैं, सेल्फ कि मतलब अपनी जो आप डिलीवरी मैन लगाएं, डिलीवरी व्हीकल्स लगाएं, जैसे बाइक्स होती हैं और ऐसे के ऑटोज हो सकते हैं, तो उसमें जो है डिलीवरी हो। और दूसरा हो सकता है कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं, उसको आउटसोर्स करते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। तो मुझे मेजरली रेस्टोरेंट्स दोनों ही करते हैं। तो आउटसोर्स का बेसिकली मीनिंग है कि आप जैसे किसी डिलीवरी सर्विसेज को, डिलीवरी कंपनी को हायर कर लिया या फिर उसे कमीशन बेसिस पे चार्ज कर लिया कि आप जितने जो है डिलीवरी करेंगे उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे हो सकता है ये पूरा मैकेनिज्म। तो क्या है कि अब इन सबसे ऊपर डिलीवरी में एक पूरा मैकेनिज्म, अभी आपको पता ही होंगे इन सबके नाम, कि स्विगी, जोमेटो, ये सब जो एग्रीगेटर्स हैं, तो इसमें क्या है कि इनका खुद भी कोई रेस्टोरेंट नहीं है। जैसे स्विगी है, स्विगी का खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बट क्या है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने जो है स्विगी को कमीशन बेसिस पे हायर कर लिया है, आउटसोर्स कर दिया अपना डिलीवरी का, कि जैसे अगर किसी को भी यहाँ से कुछ मंगाना है तो वो स्विगी पे ऑर्डर कर देगा और यहाँ पे स्विगी के जो है पर्सनल आएंगे, उसको डिलीवर पहले लेके जाएंगे और जो है डिलीवरी कर देंगे। तो अब क्या है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे उनका लॉस होता है। उसमें आपका लॉस कैसे होता है कि आपका कमीशन देनी पड़ती है, और दूसरी बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों से डिस्कस हो जाएगा अच्छे से। एक तो आपको कमीशन देनी पड़ती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, ये जो एक मॉनिटरी लॉस एक तरह से, और दूसरा लॉस है उनको कंज्यूमर डेटा का, कंज्यूमर डेटा। तो आज के टाइम पर इन्फॉर्मेशन एज है, अगर आपको अपने कंज्यूमर के बारे में KYC नहीं किया, KYC का मतलब होता है नो योर कंज्यूमर,
तो अगर आपका कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस और आपकी जो उसके मतलब प्रेफरेंसेस हैं और ट्रेंड्स है जो चल रहे हैं, और रिसेंट एरियाज़ में जोग्राफिकल एरिया भी थोड़े ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे कि कहीं पे कुछ फेमस है, कहीं पे कुछ फेमस है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके मतलब एक तरह से ये भी मॉनेटरी लॉस से बड़ा लॉस है कि आपको कंज्यूमर डेटा अपना नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप स्विगी के थ्रू जो है अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो स्विगी के पास आप रजिस्टर करते हैं और वहीं पे पेमेंट करते हैं, तो सब कुछ स्विगी के जो है डायलॉग में हो जाता है और कंपनी से या रेस्टोरेंट से स्विगी का रिलेशन रह जाता है। तो ये थोड़ा सा जो डेटा का ब्रीच है मतलब पूरा उसके लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, और ये उनको एक जो मतलब बेसिकली उनके फोकस का पॉइंट है। और अब इसके यहाँ पे न्यूज़ अब ये है कि जो डायरेक्ट डिलीवरी है वे बिकम अ प्राइमरी आइटम ऑन अ मेन्यू, कि मतलब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुद ही जो है प्रोवाइड करने लग जाएंगे डिलीवरी, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने दूसरी बात बताई थी कि सेल्फ वाले पे अब ये फोकस कर रहे हैं और सेल्फ ही डिलीवरी करने लग जाएंगे। तो अब इसके रीजंस क्या हैं कि मार्केट पुश, मतलब मार्केटिंग पुश की, मतलब अब जो आपको पता ही है जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपको अगर आप डिलीवरी सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना तक मार्केट में। कस्टमर आउटरीच थ्रू सोशल मीडिया, तो अगर आप सेल्फ के थ्रू जो है अपनी डिलीवरी करते हैं तो आपका सोशल मीडिया का जो कस्टमर आउटरीच है, बेसिकली कस्टमर की रीच है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो आपके ऊपर बढ़ जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे यार सोशल मीडिया के अगर कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया के बिना चलना चाह रहा है तो वो मुश्किल से चल सकता है। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया को जो इंप्लीमेंट करने हैं अब या फिर इंटीग्रेट करना है अपने अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है। दूसरी बार डिस्कस कर लेते हैं टाई अप्स विद फूड टेक प्लेटफॉर्म्स। तो अब अगर टाई अप करते हैं फूड टेक प्लेटफॉर्म के साथ तो क्या रीजंस, तो क्या उनको जो लॉस हो सकते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया, कम्युनिकेशन और कंज्यूमर डेटा। एंड अब हम बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि अब अगर ये रीजंस हैं तो उसके बेसिस पे स्टार्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बेनिफिट्स ये होंगे सेविंग ऑन कमीशन। पहला पॉइंट हमने यही डिस्कस किया था कि कमीशन जो उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ऐसी कंपनीज को, उन वो फूड टेक कंपनीज को, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी जोमेटो को, तो वो सेव हो जाएंगे। तो दूसरी बात एक्सेस टू कंज्यूमर डेटा, तो कंज्यूमर डेटा को एक्सेस मिल जाएगा कि आपको कंज्यूमर की क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैन बी पास ऑन टू कंज्यूमर एज डिस्काउंट्स। तो अगर आप डायरेक्टली डील करेंगे कंज्यूमर से तो आप बेटर वे में आप उनको फीड कर पाएंगे। उन्हें अगर जैसे कोई कंज्यूमर है उसको डिस्काउंट चाहिए या बड़ी डील है तो आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है तो वो आप दे सकते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कंज्यूमर फीडबैक, अगर स्विगी से अगर कोई कंज्यूमर ऑर्डर करता है तो वो स्विगी पे उस जोमेटो को जो है फीडबैक देता है। पर अगर जो कंज्यूमर डायरेक्टली जैसे अगर फोन पे बात करेगा जो रेस्टोरेंट ओनर है या फिर जो अपने उनके ऐप पे जो है अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वहाँ पे जरूर एक ऑप्शन होता है कंज्यूमर फीडबैक का। तो अगर डायरेक्टली जो रेस्टोरेंट के पास कंज्यूमर फीडबैक पहुंचेगा तो उसके लिए काफ़ी बेटर है। तो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो टोटली कवर्ड है। किसी भी न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट पेज पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिए। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये प्योर पॉलिटिक्स के सेक्शन पे चलते हैं। डेल्टा 50% मोर इन्फेक्शियस देन अल्फा। तो डेल्टा और अल्फा बेसिकली कोविड के वेरिएंट्स हैं। अगर आपको इसमें जानना है तो डेल्टा का मतलब है ये B.1.617.2 और जो अल्फा है उसका मतलब ये B.1.6117। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव थी वो अल्फा के उसमें थी, मतलब बेसिकली अल्फा उसमें ज़्यादा प्रेजेंट था, और जो सेकंड वेव अब चल रही है और ये डेल्टा के उसके अंदर ज़्यादा है। और डेल्टा जो वायरस है, बेसिकली डेल्टा इसका नेम है B.1.617.2 का। तो ये जो ज़्यादा डिजास्टर्स है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है अल्फा से, जो फर्स्ट वाला वेरियंट था उससे। सेल ₹5646 करोड़ प्रॉपर्टीज सिक्योरिटीज़। तो विजय माल्या आपको पता ही होगा स्कैमस्टर, और अभी ये जो है गोल्डन वीज़ा वगैरह लेके यूके वगैरह में स्टे कर रहे हैं, मतलब बेसिकली फ्लू करते रहते हैं इधर से उधर। तो अब माल्या की 5646 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर आपको पूरा देखना हो कि May 24 को एक ऑर्डर पास हुआ था जिसके अंदर, तो ये बेसिकली ऑर्डर किसके अंदर पास हो रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो ये ऑर्डर पास हो रहा है PMLA के अंदर। PMLA का बेसिकली मीनिंग है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आपको पता ही होगा मनी लॉन्ड्रिंग की ही है विजय माल्या ने काफ़ी ज़्यादा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको जो है मतलब चार्जेस तो इनके ऊपर है ही, और दूसरी बात जो मॉनिटरी जो इनका यहाँ से रिसीव होंगे जो भी वो गवर्नमेंट के पास और क्रेडिटर्स के पास इनके जाएगा। तो दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि May 24 को एक ऑर्डर पास हुआ था 4234.84 करोड़ के लिए विजय माल्या की प्रॉपर्टीज और सिक्योरिटीज को सेल करने का। और जो नेक्स्ट जो है ऑर्डर है ट्यूसडे को, यानी कि परसों ही पास हुआ है 1411.70 करोड़ के जो है प्रॉपर्टीज़ को इनका सेल करने का। तो ये एक तरह से बैंक्स के लिए विन है, और इस टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पे बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना भी पड़ रहा है। तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी एज अ होल के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है। एनक्लेट आपने पता होगा, मैंने थोड़े दिनों पहले डिस्कस किया था जब DHFL की जो है बैंक्रप्सी की बात चल रही थी। तो यहाँ पे भी एक और बैंक्रप्सी की ही बात है। एयरसेल आपको पता होगा बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर चुके हैं, और एयरटेल का COC अगेन वही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जो है हेडेड बाय SBI, मतलब SBI बेसिकली क्रेडिटर है एयरसेल का, हैज़ मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द NCLAT डिसीजन दैट फोरबिड द बैंक्रप्ट। तो इसमें क्या है कि जो काउंसिल ऑफ इनका क्रेडिटर्स है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। जो काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स हैं एयरसेल के, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, मतलब वो हैज़ मूव द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। किस लिए गए हैं यार ये, तो मैं आपको बताता हूँ। एनक्लैट मैंने आपको उस दिन बताया था, NCLT होता है सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिर उसके ऊपर होता है एनक्लैट नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। अगर उन दोनों से कोई डिसीजन या कोई ग्रीवेंस होल्डर अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अगर जब सुप्रीम कोर्ट में आप आई हैं तो फिर इसमें क्यों आए, तो एनक्लैट इससे ऊपर थी। तो एनक्लैट का ये जो ऑर्डर था वो ऑर्डर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर वो हम करते हैं कि क्यों है। तो सबसे पहले था कि एनक्लैट का ऑर्डर था कि अभी जो एयरसेल जो बैंकरप्ट हुआ है उसको उसके स्पेक्ट्रम मैंने आपको एक दिन जो है 5G की न्यूज़ में डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रम होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स जिसके थ्रू जो आपके एयरटेल के सिग्नल हैं, बेसिकली फ़ोन के सिग्नल हैं, वो जो है ट्रांसमिट होते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो है गवर्नमेंट
सेल करती है ऑप्शन के थ्रू, और अगर जैसे कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, एयरसेल कंपनी जैसे टेलीकॉम कंपनी है, तो उसको अपने स्पेक्ट्रम जो है वापस सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस एरिया में उसके स्पेक्ट्रम है वहाँ पे कोई तो इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, तो वहाँ पे उसको अपने स्पेक्ट्रम वापस से सेल करने पड़ेंगे। तो एनक्लाइट ने ऑर्डर दिया था कि स्पेक्ट्रम अभी सेल करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारा थोड़ा टाइम है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है काउंसिल ऑफ रेटर्स गए हैं उसके बाद कि जो है सेल कर देनी चाहिए। तो ये पूरी न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं आगे। मैंने आपको पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली, ये वाली अब मैं कहा था कि पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, एयरटेल में जो अफ्रीका की ब्रांच है, या बेसिकली जो पूरा एयरटेल अफ्रीका में वर्क करता है, तो उसने तांजानिया एक जगह है, वहाँ का टावर पोर्टफोलियो, पूरा टावर का सिस्टम और मैकेनिज्म 175 मिलियन में जो है सेल कर दिया। तो ये अब पूरा न्यूज़ है यहाँ पे, और सॉरी एड्स है यहाँ पे, और ईटी मार्केट सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये हम पूरा डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट में ये वाला डिस्कस करते हैं, हैव अ बैलेंस शीट टू सपोर्ट ग्रोथ एट जियो रिटेल एंड ओटीसी। तो ओटीसी का सबसे पहले मतलब समझ जाते हैं, ऑयल टू केमिकल्स। ओटीसी का मतलब है ऑयल टू केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज हैं रिलायंस की, जो बेसिकली ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको केमिकल में रिफाइन करती हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं रिफाइनरी इंडस्ट्री को अपना रेफर कर रहे हैं। तो अब क्या है कि पूरी न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। हैव बैलेंस शीट टू सपोर्ट ग्रोथ एट जियो एंड रिटेल। तो बेसिकली न्यूज़ ये है कि रिलायंस ऑफ इंडस्ट्री ने एनुअल रिपोर्ट अपनी जो है निकाल दी है, और उसमें जो उन्होंने ये हेडलाइन की तरह ये बोला है कि हैव बैलेंस शीट टू सपोर्ट, मतलब कि उनके पास इतने बैलेंस शीट यहाँ पे मतलब है कि उतना असेट्स और उतनी वर्थ है उनके पास कि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें जियो और रिटेल की। तो आपको पता ही हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री पूरी इंडिया की ब्लू चिप कंपनी, सबसे टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है, और अगर उसकी बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है जो ट्रांजिशन ला सकता है, जैसे जियो आपको पता है ट्रांजिशन लाया, जियो रेवोल्यूशन कहते हैं कई लोग, तो वो काफ़ी एक बड़ी बात है, इसलिए ये जो है सेक्शन है पूरा। अगर आप चाहे तो और पढ़ सकते हैं कोविड इनिशिएटिव्स, जो कोविड इनिशिएटिव्स रिलायंस की टीम ले रही है, और दूसरी बात रिलायंस कॉलकॉम टाइप जो ये अभी 5G के लिए जो सेटअप कर रहे हैं, रिलायंस एंड डिजिटल कॉमर्स, ये जो जियो मार्ट और रिलायंस मार्ट से जो सेटअप कर रहे हैं, ये बेसिकली होम डिलीवरी बेस्ड और ड्रिवन ही होगा ये पूरा भी। तो ये जो पूरा ये आप पढ़ सकते हैं आगे। और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, वांट मोर म्यूचुअल फंड ऑप्शंस फैक्टर इन योर इन्वेस्टमेंट्स नाउ। ये हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पहले। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट CAPM और कैपिटल एसेट सेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसमें क्या है कि CAPM बेसिकली एक बहुत एडवांस टर्म है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि एडवांस कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप कोई स्टॉक पिक करते हैं या कोई इन्वेस्टर एक स्टॉक पिक करता है, तो बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुक्का मारे, तो बेसिकली अगर हम तुक्के से वर्क करें तो कुछ भी कर ही सकते हैं, पर दूसरी बात होती है अगर थोड़ा स्टडी करके करें। तो स्टडी करने की ना जो पूरा स्टॉक मार्केट है उसमें कुछ टर्म्स हैं, वो उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि अगर आप जैसे बैलेंस शीट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली जो ऐसी स्टेटमेंट्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको बेसिस पे आप एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आप जो है डिसीजन लेते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसके बाद होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा होता है एक दो चीज़ें होती है, एक होती है कैपिटल वैल्यूएशन, कि कंपनी में कैपिटल अभी है कितनी कितनी वैल्यूएशन है, और जो भी उसके असेट्स हैं उनके बेसिस पे कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए वो। तो इसके काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, इसमें सबसे पॉपुलर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे EV EBITDA। तो सबसे EBITDA, अब तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे टी है बीच में IOD के। तो EV EBITDA मॉडल है CV का, तो कैपिटल वैल्यूएशन का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, चार्ट्स में भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे जो अगर आपने कभी देखा हो तो जैसे रेड में ऐसे करके चार्ट्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे विक होती है पूरी, अगर आपने ग्रीन में देखा हो तो ग्रीन में भी हो सकते हैं ऐसे और ऐसे। तो ये पूरे जो चार्ट्स हैं वो ये होते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स, तो ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो CAPM है ये भी कैपिटल वैल्यूएशन का एक मेथड है, तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट टर्म है। और अगर आपको अब फैक्टर इन्वेस्टिंग करनी है तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में ना, हर म्यूचुअल फंड के अंदर एक बेसिस कोर फैक्टर होता है कि आपको जैसे अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड करना है तो कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड होगा, अगर आपका पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आपको गेंस ज़्यादा चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड एक अलग टाइप का होगा, उसके अंदर जैसे रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होंगे, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे जो है रिटर्न का स्कोप, डिविडेंड का स्कोप ज़्यादा होता है। तो ये हम जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वो है। तो ये फैक्टर, क्वालिटेटिव फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे पूरी न्यूज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसके अंदर, और ये पूरे एड्स आ गए यहाँ पे। तो ये मदरसन कंपनी है, अगर आप चाहें तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं पढ़ सकते हैं। और ये पूरी जो है वो जो गेम्स वाला सेक्शन मैं आपको रोज बताता, और ये पूरा हो गया। ये IPO मैंने आपको कल बताया था, अर्बन आई कंपनी आइज IPO ऑफर रेजिंग 255 मिलियन। तो IPO पहले तो उन्होंने अभी 255 मिलियन बेस करें, अब वो IPO की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पूरी न्यूज़। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इसमें, मैं आपको उसको ढूंढ रहा हूँ, पहले टू पेज डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग टू लेट थिंग्स गो, अरविंद पनागरिया का आर्टिकल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ओपनिंग गेनफुल विस्तास, हारदीप एस पुरी का आर्टिकल है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे। और बीच में जो है कोविड और जॉब लॉसेस के बेसिस पे है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, तो इनके अकॉर्डिंगली जो अपनी हमारी जो भी जॉब पोजीशन चल रही है, आपको पता है बहुत डाउन चल रही है, तो वो अभी 2023 तक जो है रिवाइव नहीं कर सकती। ये थोड़ी सी न्यूज़ है इधर। नेक्स्ट कर लेते हैं हाउ टू टेक अ ब्रेक, ये पूरा आर्टिकल है। और
यहाँ पे हो गया, ये लास्ट में दिया हुआ है आज ये कोविड-19 वाला, ये मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ डेली। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं CSR का मतलब होता है कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम यहाँ पे जो है पूरा डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ये बेसिकली होता है कि जो कंपनी चैरिटी करती है, और जैसे कोविड के अभी टाइम चल रहा है, तो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इंश्योरेंस फ्री में प्रोवाइड करना, या वैक्सीन फ्री में लगवाना, बेड की फैसिलिटी, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये सब जो होता है वो CSR के अंदर आता है। नॉट ओनली एम्प्लॉइज़, अगर किसी बाहर को भी जैसे प्रोवाइड करें, जैसे कि अगर PM फंड में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज डोनेट करती है, तो वो CSR के अंदर जाता है उसके। तो क्या होता है कि कुछ CSR किस लिमिट तक, कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक जो है एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से, कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता जो भी आप एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप जैसे अब काफ़ी सारी कंपनीज का यहाँ पे अलेज किया हुआ है कि अगर अपने वो जो गुड्स वो बना रहे हैं वो अगर वो CSR के रूप में डोनेट करते हैं, तो क्या होगा, उनको इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट को अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप इसको टैक्स बेनिफिट के रूप में जान सकते हैं कि उनको टैक्स थोड़ा कम देना पड़ता है फिर इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट की वजह से। तो अगर आप क्या होगा कि उनका ये जो बेनिफिट है वो वेस्ट हो जाएगा, और जो बेनिफिट अब मिलना चाहिए पूरी इकोनॉमी में जो है टैक्स का कलेक्शन जो है एक सर्कुलर वे में होता है कि अगर आपने दिया तो जो नेक्स्ट रिटेलर है वो देगा, फिर कंज्यूमर है वो देगा। तो अगर वो नहीं होगी तो पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी, और अगर ऐसा टैक्स का टैंगल, यहाँ पे टैक्स का टैंगल इसीलिए लिखा है कि थोड़ा मैसअप हो जाएगा टैक्स का सिस्टम। तो ये पूरी ये न्यूज़ है, और हमारा पूरा न्यूज़पेपर कवर हो चुका है। एज यूजली मैं आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप को मैं पहले देता हूँ थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप। कल भी मैंने एक दो न्यूज़ उसके अंदर शेयर करी थी। नाइका का कल IPO की जो न्यूज़ आई थी, नाइका आपको पता होगी कंपनी फैशन और कॉस्मेटिक्स के अंदर कंपनी है नाइका, उनके IPO के लिए न्यूज़ है, और एक दो दिन में हो सकता है वो जो है न्यूज़पेपर में भी आ जाए, तो वो हम जो है काफ़ी सारी डिस्कस कर सकते हैं उस पर। तो थैंक यू वेरी मच।